बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन गाज सीडल आइटरेटिव मेथड के बारे में है। ये हमारे जो सीरीज चल रही है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की, उसी का ही एक जो है वो मेथड है, जिसमें अब तक हम गाज एलिमिनेशन मेथड, गाज जॉर्डन मेथड और जैकोबी मेथड को स्टडी कर चुके थे। अगेन प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जैकोबी मेथड के बारे में पढ़ा था। तो गाज एलिमिनेशन मेथड और जो गाज जॉर्डन मेथड है वो हमारे डायरेक्ट मेथड थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, जबकि जैकोबी मेथड और गाज सीडल मेथड जो है ये आइटरेटिव मेथड थे, जिनके जरिए हम जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी डिस्कशन जो है ये एग्जैक्टली वही है जो कि हमने जैकोबी मेथड में भी जो है वो लिखी थी। बेसिकली ये दोनों मेथड जो हैं ये बहुत मिलते जुलते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जैकोबी मेथड की इम्प्रूव्ड फॉर्म जो है उसे हम गाज सीडल मेथड जो है कहते हैं। दोनों आइटरेटिव मेथड है, दोनों क्लासिकल मेथड्स हैं जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों के यूज़ करने की बुनियादी रीज़न भी एक ही है, यानी कि डायरेक्ट मेथड से जिन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते, जिसमें ज़्यादा ज़ीरो एंट्रीज होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो डायरेक्ट मेथड हैं वो फेल हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा फ्रैक्शनल डाटा इन्वॉल्व होता है जिसको मैनुअली सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो फिर आप जो है आइटरेटिव मेथड पर आते हैं। तो आइटरेटिव मेथड में हमारे पास दो मेथड थे, जिसमें पहला जो है आपका स्पेशली जो हमने डिस्कस करना हमारे सिलेबस का हिस्सा है, पहला जो है हमारा जैकोबी मेथड था, और दूसरा जो है वो गाज सीडल मेथड है। जो स्कीम है इनकी जिस पे ये काम करते हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन गाज सीडल मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतर कन्वर्जेंस शो करता है। ये फास्ट है, थोड़ी आइटरेशन में आपको जो है वो रूट जो है वो जल्दी मिल जाता है। ठीक है, उसकी बुनियादी वजह क्या है वो भी आगे चल के हमने डिस्कस करनी है। तो ये भी बिल्कुल जैकोबी मेथड की तरह ही एक आइटरेटिव मेथड है जो n बाई n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी उसी तरह एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, x ऑफ ज़ीरो x नॉट से शुरू करते हैं और x की वैल्यूज को जनरेट करते जाते हैं, k को वेरी करते करते करते। k आइटरेशन है, जीरो से इन्फिनिटी तक पॉसिबल हो सकती हैं, या जब तक आपका x जो है वो कन्वर्ज नहीं करता जो आपका गिवन सोल्यूशन है उस पर। तो अब इसकी टेक्निकलिटीज में जाते हैं कि एक्चुअली क्या डिफरेंस है गाज सीडल मेथड में। तो जिसमें जैकोबी मेथड जो है वो ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बिल्कुल उसी तरह गाज सीडल मेथड भी उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह वो x को फाइंड करता था, ये भी उसी तरह x को फाइंड आउट करेगा। इक्वेशन भी बहुत सिमिलर होंगी। तो पहले फॉर योर रेफरेंस अपने प्रीवियस लेक्चर से जैकोबी आइटरेटिव मेथड जो हमने कल पढ़ा था उसकी ये इक्वेशन जो है वो मैंने मेंशन की है। एक्स आई एट केथ आइटरेशन अगर आपने फाइंड करना हो तो उसके लिए हम ये रिलेशनशिप जो है वो यूज करते थे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट राइट साइड पे जाकर जो है वो माइनस हो जाते थे। उसी को आपने जो समेशन से रिप्रेजेंट किया है, और जो डायगोनल एलिमेंट का कोफिशिएंट था आप उसे डिवाइड कर देते थे। और इसमें हम ये करते थे कि इनिशियल आइटरेशन में सारे जो वैल्यू की पहली दूसरी तीसरी या जितनी भी इक्वेशन बनती हैं उसमें सब में आप एक्स को जीरो फिक्स कर देते थे, x1 को, b2 को, b3 को, b4 को, जितने भी इक्वेशन हैं उसमें जितने अननोन वेरिएबल है पहली आइटरेशन में सबको जीरो पुट करके फर्स्ट इनिशियल गेस के जरिए एक आजमाइशी वैल्यू जो है, एक गेस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते थे हर अननोन के करस्पॉन्डिंग, और फिर उस वैल्यू को और नेक्स्ट आइटरेशन में जो है वो इस्तेमाल करते थे, और अगली आपके पास जो है वो वैल्यूज आती थी। और जब तक रिक्वायर्ड कन्वर्जेंस टॉलरेंस अचीव नहीं होती थी हम इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखते थे। तो ये जैकोबी मेथड था जो कल हमने डिस्कस किया था। तो गाज सीडल मेथड इससे किस तरह डिफरेंट है? आप कह सकते हैं कि ये एक पॉसिबल इम्प्रूवमेंट है जैकोबी मेथड में।
ठीक है, जैकोबी मेथड जिसकी इक्वेशन जो है प्रीवियस स्लाइड पे हमने लिखी थी क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से। लेकिन इसका वर्किंग मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और वही जो डिफरेंस है वो इसको उससे ज़्यादा कैपेबल बनाता है, इसको उससे ज़्यादा फास्ट बनाता है। ठीक है, इसकी कन्वर्जेंस रेट जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू जैकोबी मेथड। तो एक्चुअली ऐसा इसमें होता क्या है, तो उसके लिए कहते हैं द कंपोनेंट ऑफ एक्स के माइनस वन, the component of x at k minus 1th iteration are used to compute all components of x i चूंकि जनरल लिया है आपने, जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर है। आई कोई भी आप अननोन वेरिएबल का इंडेक्स है आई, ठीक है। के माइनस वंथ आपने यूज करना है एक्स आई के फाइंड करने के लिए। एक्स के सारे जितने भी हैं उसमें के की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक फॉर ऑल इटरेशन जो है, ठीक है। बट फॉर आई ग्रेटर देन 1, यानी जब आप सेकंड इक्वेशन पर जाते हैं तो जो द कंपोनेंट ऑफ x1 के एंड सो ऑन x2 के, x3 के और xi माइनस 1 के, ठीक है। आई माइनस वन आई था आपने फाइंड करना, तो उससे पीछे वाले जितने जो है उनके अंदर एक्स के हैव ऑलरेडी बीन कंप्यूटेड, ठीक है। जो ऑलरेडी कंप्यूटेड आपने कर लिया ना एक्स के, पहली इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया था तो एक एक्स के आपने फाइंड कर लिया था। तो जब नेक्स्ट x1 पे आप आएंगे, जब अगली इटरेशन पे आएंगे आई ग्रेटर देन 1 पे जब आप जाएंगे, यानी आप दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो पहली इक्वेशन में जो आपने कंप्यूट किया है वो दूसरी इक्वेशन में इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन में आपने फाइंड किया है वो आपने पहली और दूसरी में जो फाइंड किया वो आपने थर्ड इक्वेशन के अंदर इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। तो ये जो मेथड है जिसमें ऑलरेडी जो कंप्यूटेड एक्स के आपके पास बनता है, उसको आप जो है वो नेक्स्ट जो इक्वेशन है जब आप उसको कंप्यूट करते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। सो एक्स के हैव ऑलरेडी बीन कंप्यूटेड एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी बेटर अप्रोक्सीमेशन टू द एक्चुअल सोल्यूशन। तो ये आपके पास x1 और xi माइनस 1 तक जो ये ऑलरेडी कंप्यूटेड होंगे, ये x आई के फाइंड आउट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये k माइनस 1 पहले हो जाएगी, प्रीवियस आइटरेशन से जो आपके पास वैल्यू निकली है वो आप k आइटरेशन में इस्तेमाल करेंगे। सिंपली आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So it seems reasonable to compute एक्स आई के जिस तरह के आपने उसमें किया था कि आप सारी वैल्यूज को जीरो करते थे और सारी इक्वेशंस में जीरो पुट करते थे, तो इसमें ऐसा नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो कुछ इस तरह की होगी, एक्स आई के इज इक्वल टू 1 ओवर ए आई आई, ये उसी तरह है। अब आप देखें यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं यहाँ पे, और दोनों के अंदर जे की डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है। एक के अंदर जे की वैल्यू 1 से शुरू होती है और आई माइनस 1 तक जाती है, आई माइनस 1 तक, यानी सिर्फ पहली इक्वेशन में आपने ये प्रोसीजर नहीं करना, बाकी सब में करना है आपने ये प्रोसीजर। और दूसरी चीज जो है, दूसरी इक्वेशन जो है वो आपकी रूटीन की इक्वेशन है जिसमें जिसका प्रीवियस एक्स नहीं अभी तक फाइंड हुआ, वो के माइनस 1 ही इस्तेमाल होगा। यानी अगर आपके पास 3 डिफरेंट इक्वेशन है, उसमें आपने x1, x2 और x3 तीन वेरिएबल फाइंड किए हैं, पहली इक्वेशन से आपके पास x1 की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन से जो है जब आप सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू जो आपके पास आ गई है वो आप उसके अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये पहली टर्म जो है ये उस वैल्यू को मेंशन कर रही है जो आपने इसी आइटरेशन में फाइंड आउट की है, उस x1 की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह x2 की होगी तो वो भी कर लेंगे। और लास्ट वाली जो है अब x3 जो है, चूंकि वो तो आखिरी इक्वेशन से निकलेगा तो वो तो पहले सॉल्व नहीं हुआ, तो उसके लिए जो है आपको यही नजर आएगा कि माइनस 1 आइटरेशन, यानी प्रीवियस आइटरेशन से जो आपके पास वैल्यू आती है प्लस डी आई, ठीक है। तो आई की वैल्यू जो है वो 1 to n वेरी करेगी, एन आपकी नंबर ऑफ इक्वेशन है। ये जो मॉडिफिकेशन की है ना आपने जैकोबी मेथड के अंदर, इस मॉडिफिकेशन को हम गाज सेडल आइटरेटिव मेथड कहते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा जो है वो एक दो फिर समराइज कर देता हूँ ताकि आपको इस बात को समझने में आसानी हो।
कि गॉस सीडल मेथड में क्या चीज़ मॉडिफाई की है आपने गॉस सीडल मेथड बनाने के लिए जैकोबी मेथड के अंदर। तो बात गौर से सुने आप, तो बिल्कुल फर्क नहीं है सिवाय इसके कि जैकोबी मेथड में पहली जब आप आइटरेशन करते हैं तो सारे के सारी वैल्यूज को 0 0 0 पुट करते हैं, और फिर उस आइटरेशन के बाद जो नई वैल्यूज आती हैं तो नेक्स्ट आइटरेशन में सारी की सारी जो नई वैल्यू आई है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह कन्वर्जेंस रेट जो है वो काफ़ी स्लो होता है। तो कन्वर्जेंस रेट को स्पीड अप करने के लिए ये किया जाता है कि एक ही आइटरेशन के अंदर जो वैल्यू फाइंड हो चुकी है उसको यूज करना है नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसको बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसको आपने गॉस सीडल टेक्निक अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करके जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है? ये एग्जांपल जो है वो फेमिलियर है आपसे, वही है बेसिकली जो कि जैकोबी मेथड में भी हमने इस्तेमाल की थी। ये इसलिए किया है कि हमें कंपैरिजन से पता भी चल जाए कि दोनों की एफिशिएंसी में वाकई को फर्क है या नहीं। इनिशियल गेस आपका उसी तरह आपने 0 0 0 यूज कर लेना है वैल्यू को पहली इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे। और ये जो है वो टॉलरेंस लिमिट है जो मेट होना ज़रूरी है प्रोग्राम के टर्मिनेट होने के लिए, रूट को एक्सेप्ट करने के लिए कि ये जो सोल्यूशन आया है ये ठीक है। इसी फार्मूला को एज इट इज अपने प्रोग्राम में जो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो गॉस सीडल मेथड को अप्लाई कर, ये हमारा जो है वो नॉन सोल्यूशन था जो आपने अचीव करना है, जो जैकोबी मेथड वाली एग्जांपल में भी लिखा हुआ था वहाँ वहीं से हमने पिक किया है इसको। तो फॉर गॉस सीडल मेथड आप इसको देखें, आपने ये इक्वेशंस लिख ली हैं x1 के इज इक्वल टू, ये देखें ये 10 से आपने डिवाइड किया था इस इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को, ये देखें k-1 k-1, ये आइटरेशन आपकी k-1 k-1 यानी प्रीवियस आइटरेशन जो कि गेस वर्क से आपने इनिशियली 0 0 वैल्यू यूज कर दी। अब जब ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी तो आपके पास x1 k की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है x2 k, तो इसमें ये देखिए आप यहाँ पे आपने x1 k-1 नहीं लिखा, जैकोबी मेथड में k-1 ही था, दूसरी इक्वेशन में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, लेकिन गॉस सीडल मेथड में आपने क्या किया है x1 k कर दिया। इसके अलावा जितनी वैल्यूज हैं सब में k-1 आएगा, क्योंकि इसके अलावा अभी कोई और सोल्यूशन हमने फाइंड किया ही नहीं है। जब ये इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी तो आपके पास x1 k भी आ जाएगा kth आइटरेशन पे, x2 भी आ जाएगा kth आइटरेशन, ठीक है, जो आइटरेशन चल रही है उससे, ठीक है, क्योंकि k-1 उससे प्रीवियस वैल्यू, उससे पहले आपके पास कहीं से आई है। तो इन पहली जो वैल्यूज हैं वो हमने गेस की थी, 0 0 पुट की थी, तो उसमें वो प्रीवियस वैल्यूज हैं, तो 0 से स्टार्ट करके हमने नई वैल्यूज को अपडेट किया था। अब चूंकि यहाँ पे k1 0 नहीं है बल्कि एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो उसको इस्तेमाल करेंगे बजाय 0 पुट करने के, यही गॉस सीडल मेथड में किया था। अब जब आप थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें देखें पहली दो जो वैल्यूज है ना x1 की और x2 की, चूंकि ये आप फाइंड आउट कर चुके हैं तो इन दोनों में kth आइटरेशन है, तो ये इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से जो नई वैल्यूज आई है वो आपने यूज करनी है, और इसके बाद वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी प्रीवियस आइटरेशन से होंगी। तो यहाँ पे ये अभी भी स्टिल जो है वो k-1 है और इसकी वैल्यू यहाँ पे भी 0 ही पुट करेंगे। जब आप x4 को फाइंड आउट करने जाएंगे k आइटरेशन पे, तो आपके पास x1 भी k आइटरेशन पे निकाला जा चुका है, x2 भी निकाला जा चुका है और x3 भी निकाला जा चुका है। तो इसके अंदर जो है आप x2 और x3 इस्तेमाल होंगे इसके अंदर, क्योंकि इस इक्वेशन में x1 था ही नहीं, उसका कोफिशिएंट 0 था, तो इसलिए वो नहीं आया। तो ये x2 और x3 की kth आइटरेशन की जो वैल्यू थी ये पुट कर देंगे, और k4 तो आपने चुके फाइंड आउट करना है, वो यहाँ चला गया। k1 का कोफिशिएंट वैसे ही, x1 का कोफिशिएंट वैसे 0 था, ठीक है। तो इस तरह जो जो अपडेटेड वैल्यू आती जाएंगी नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो अपडेटेड वैल्यू इस्तेमाल करते जाएंगे। इसलिए आपने पहली इक्वेशन तो मजबूरी थी
कि 0 0 0 यूज किया था आपने सारे एक्स को, जो k-1 लिखा है जिसके लिए आपने, लेकिन सेकंड आइटरेशन में जो चीज़ बेहतर आ चुकी है, बेहतर एस्टिमेशन जिसका मौजूद है, वो बेहतर एस्टिमेशन इस्तेमाल कर लिया। थर्ड में जो दो वेरिएबल पहले बेहतर एस्टिमेट से फाइंड किए जा चुके हैं उनको इस्तेमाल कर लिया। इसका हर नया आने वाला रूट जो है वो प्रीवियस से ज़्यादा बेहतर एस्टिमेट होगा, तो रूट बहुत जल्दी कन्वर्ज करेंगे इस मेथड से। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। उसी तरह सॉल्व किया है ये 0th आइटरेशन हो गई आपकी, ये फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और ये कन्वर्जेंस चेक की उसने, ये कन्वर्जेंस जो है ये भी 10⁻³ से कम आ गई है, तो कन्वर्जेंस भी अचीव हो गई। ये आपको सोल्यूशन मिल गए फिफ्थ आइटरेशन पे। तो ये एग्जांपल वही थी जो हमने जैकोबी मेथड के साथ की थी। इसका सोल्यूशन भी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करें तो आपको डिफरेंस बेसिकली कहाँ नजर आया? आपको उससे बेहतर जो है वो टॉलरेंस लिमिट अचीव हो गई है। रिजल्ट एक्चुअल के ज्यादा क्लोज हैं इस मेथड में, नंबर 1। और नंबर 2 अगर आप देखें तो नंबर ऑफ आइटरेशन जो है वो उससे हाफ है। वहां पे 10 आइटरेशन के बाद आपको जो है वो टॉलरेंस लिमिट मीट की थी, आपको सोल्यूशन मिला था। यहाँ पे 5 आइटरेशन के बाद आपने सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मतलब ये होगा कि ये उससे ज्यादा एक्यूरेट है और उससे ज्यादा फास्ट भी है। जैकोबी मेथड से ज्यादा एक्यूरेट भी है और ज्यादा फास्ट भी है। तो ये उससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड है आइटरेटिव मेथड से, अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आउट करना चाहते हैं। अब एग्जांपल भी देख ली इसकी, इसका एल्गोरिदम जिससे आपने बनाना इक्वेशन से, उसको भी देख चुके हैं, डेफिनेशन भी देख चुके हैं। जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड में जो मेजर डिफरेंस है वो भी देख चुके हैं। तो अब हम डायरेक्ट जो है वो गॉस सीडल मेथड के प्रोग्राम पर जाते हैं कि किस तरह। ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% का मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जैकोबी मेथड का था। थोड़ा सा फर्क है इसमें प्रोग्राम में, और वो फर्क वही है जो इक्वेशन के अंदर आपने चेंजेस देखी हैं। हमने ये देखना कि उन चेंजेस को हम किस तरह इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे भी प्रोग्राम में वही एग्जांपल मैंने ली है जो कि जैकोबी मेथड के अंदर हमने ली थी, ताकि कंपैरिजन करना आपके लिए आसान हो जाए कि दोनों में आपको क्या डिफरेंस है वो नजर आता है। ठीक है, तो इन दैट केस सबसे पहले आपके पास जो है वो हेडर फाइल्स आई है। ये सारी वही हैं जो कि हमने जैकोबी मेथड के केस में इस्तेमाल की थी। ठीक है, IO stream डॉट एच, IO मैनिपुलेटर मैथ डॉट एच और शुड बी std lib डॉट। ठीक है, तो ये वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसको हमने जो है वो डायगोनली डोमिनेटेड फॉर्म में जो है वो लिख लेना है। तो ये थर्ड नंबर पे जो इक्वेशन पहले नंबर पे आ जाएगी, जो बाकी कुछ तरतीब जो है वो ठीक हो जाएगी। तो डायगोनली डोमिनेटेड फॉर्म में लिखने के बाद आपने ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है फंक्शन बनाने के लिए। तो ये वही है कैलकुलेशन एज इट इज जैसे कि जैकोबी मेथड। तो यहाँ तक आपको कोई डिफरेंस जो है वो नजर नहीं आएगा, उसी तरह का फंक्शन जो है वो आपने बना लिया। ठीक है, तो ये फंक्शन है x के लिए, ये y के लिए है और ये z के लिए फंक्शन आपके पास। तो ये फंक्शन हमने बना लिया। तो अब आपने ये करना है कि इन फंक्शन को आपने डिफाइन कर देना। हैश डिफाइन f1 ऑफ xyz, और ये इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो सामने आपने मेंशन कर दी। हैश डिफाइन f2 ऑफ xyz इज इक्वल टू दिस, और हैश डिफाइन f3 xyz इज इक्वल टू दिस। तो ये तीनों फंक्शन जो आपने बनाए हैं, तीन इक्वेशन जो आपने बनाई हैं उसको डिफाइन कर लिया। ये भी एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह जैकोबी मेथड में किया था। अभी तक आपको कुछ डिफरेंस नजर नहीं आया होगा। इसी तरह ये यूजिंग नेम स्पेस std है, और ये मेन फंक्शन आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मोस्टली प्रोग्राम की ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो डिक्लेरेशन एग्जैक्टली वही हैं। x नॉट इज इक्वल टू 0, x y नॉट इज इक्वल टू 0, z नॉट इज इक्वल टू 0, x1 y1 और z1। ठीक है, इसी तरह टॉलरेंस भी वही है, E1 E2 E3 और E। ठीक है,
इसके बाद ये आपने प्रेसियन सेट की है 6 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर दी है, ताकि नेक्स्ट का इसके बाद जो भी आप जो है वो सी आउट लिखेंगे उसकी जितनी भी जो डाटा वैल्यूज होगी वो डेसिमल पॉइंट के बाद उसमें 6 डिजिट जो है वो मौजूद होंगे। नेक्स्ट आपने टॉलरेंस जो है वो रीड करनी है कि टॉलरेंस कितनी अचीव होनी चाहिए। तो आपने जो है वो सी आउट करके यूज़र को कहा कि टॉलरेबल एरर जो है वो बताएं, एक्सेप्टेबल एरर या टॉलरेंस बता दे। तो सी इन करके जो है वो यूज़र से आप उसकी वैल्यू रीड करवा। ओके, तो अब काम आ गया। डाटा सारा रीड हो चुका है, डिक्लेरेशन हो चुकी है, फंक्शन डिफाइन हो चुके हैं। अब आपने गाज सीडल मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखना, अप्लाई करके देखना है कि किस तरह से उसको अप्लाई करना है, और यही से जो है वो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि दोनों प्रोग्राम में क्या चीज़ें हैं वो डिफरेंस। इसमें ये स्टेटमेंट एज इट इज है, जैसे कि जैकोबी मेथड में लिखी थी। काउंट स्क्रीन पे प्रिंट होगा, फिर टैब आएगा, फिर एक्स स्क्रीन पे प्रिंट होगा, फिर डबल टैब आएगा, फिर वाई स्क्रीन पे प्रिंट होगा, फिर डबल टैब आएगा, फिर जी लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे। ठीक है, ये सिर्फ जो है वो आउटपुट को एक स्पेशल फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाने के लिए किया है। उसके बाद आपने जो है वो कैलकुलेशन शुरू की है, यहाँ से जो है लूप लगाया डू, ये डू की बॉडी स्टार्ट की, और ये आपने जो है फंक्शन को सॉल्व किया। x1 इज इक्वल टू f1 ऑफ x नॉट y नॉट z नॉट। ठीक है, x नॉट भी 0 है, y नॉट भी 0 है, z नॉट भी 0 है। ये वैल्यूज डिफाइन फंक्शन के मुताबिक जो है वो f1 के अंदर पुट होंगी, उसका रिजल्ट जो भी आएगा वो x1 को असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सॉल्व करना है y1 को। y1 के लिए फंक्शन जो है वो है f2। अब आप देखें उसमें जो पहली वैल्यू है वो अब x नॉट नहीं रही, आपने उसको x1 से तब्दील कर दिया है, और इससे कोई हर्ज भी नहीं पड़ेगा क्योंकि x1 की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, कंप्यूट हो चुकी है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू जो है यहाँ पे आपने x नॉट से चेंज करके x1 लिख दी है, बाकी y नॉट और z नॉट है। तो यहाँ से x1 भी निकल आएगा, y1 भी निकल आएगा। अब आपने z1 को कैलकुलेट करना है। z1 कैलकुलेट करने के लिए आप f3 इस्तेमाल करेंगे z के लिए। तो यहाँ पे x1 भी मालूम था, तो x नॉट की जगह x1 आ गया, y नॉट की जगह पे अब y1 आ गया, z नॉट है वो आ गया इस फंक्शन के अंदर। तो हाँ, अब वो टारगेट जो है वो अचीव होता है, जो वैल्यू निकाल लेते हैं वो अगली क्वेश्चन में इस्तेमाल कर देते हैं। इस तरह आपका प्रोग्राम तेजी से जो है वो हर नेक्स्ट रूट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेशन है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। ठीक है, और यही वैल्यू जब प्रीवियस शुरू की इक्वेशंस में नेक्स्ट आइटरेशन में इस्तेमाल होंगी तो उसको भी बहुत तेज़ी से कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्जेंस जितनी ज़्यादा होगी तेज़ी से उतनी कम आइटरेशन होंगी और उतना एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और ये सी आउट स्टेटमेंट जो है वो आपने जो है स्क्रीन पे बताने के लिए लिखी है। ये आपने जो है वो एक स्टेप लिखा है, जो डिक्लेरेशन में आपने 1 के बराबर लिखा था, तो उसकी इनिशियल वैल्यू 1 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। देन टैब आएगा, टैब 8 स्पेसिस के बराबर होता है। देन x1 की जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुई आ जाएगी, y1 की जो भी वैल्यू कैलकुलेट आ जाएगी, और z1 की जो भी वैल्यू है वो भी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। सब के बीच में जो है ये एस्केप सीक्वेंस की हेल्प से आप जो है वो टैब स्पेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे, और जब एक बार ये सी आउट एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद लाइन एंड हो जाए। तो ये फंक्शन में माइनर सी चेंज आपने की है, इसने आपके जो प्रोग्राम है उसको जैकोबी मेथड से चेंज करके गास सीडल मेथड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बाकी की चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ हैं। बाकी आपने जो है वो टॉलरेंस फाइंड करनी है, तो टॉलरेंस फाइंड करने के लिए फार्मूले को वहाँ पे हमने जस्ट x1 माइनस एक्स नॉट y1 माइनस वाई नॉट z1 माइनस z नॉट लिखा था, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, जैसे हमने शुरू में डिफाइन किया था x1 माइनस एक्स नॉट ओवर x1, y1 माइनस वाई नॉट ओवर y1, z1 माइनस z नॉट ओवर। ये एफ एब्सोल्यूट मैथ फंक्शन से आपके पास आएगा, ये इसलिए कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो ये उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, क्योंकि टॉलरेंस लिमिट जो है उसका नेगेटिव होना जो है वो माने नहीं रखता है। डिफरेंस जैसा आपने देखना होता है कि दो कंसेक्टिव रूट्स के दरमियान वो कितना डिफरेंस है, कितने डेसिमल पॉइंट है, कितनी छोटी वैल्यू, एरर कितना है। ठीक है,
जब वो वैल्यू जो कंसिस्टेंट हो जाएंगी, बिल्कुल एक जैसी वैल्यू आना शुरू हो जाए, इसका मतलब सेचुरेशन अचीव हो गई, तो उसके बाद फिर आपको फर्दर आइटरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। और स्टेप के अंदर जो है फाइनली जब आप एरर फाइंड आउट कर लेंगे तो स्टेप के अंदर आप जो है वो स्टेप प्लस प्लस जो आपने किया है ये एक ऐड कर देगा, तो स्टेप की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही आपने ये वैल्यू स्वैप करनी है, x1 की वैल्यू x0 पर साइन कर देनी है, y1 की वैल्यू y0 पर साइन कर देनी है, z1 की वैल्यू z0 पर साइन कर देनी है, और दोबारा से जो है वो उसी तरह डू का फंक्शन जो है वो रिपीट होगा जब तक के वाइल के अंदर लिखी हुई कंडीशन ये ट्रू होती है। और ये कंडीशन क्या है, जब तक E1 रिक्वायर्ड टॉलरेंस से बड़ा है, एरर से ज़्यादा है, जब तक E2 रिक्वायर्ड एरर से ज़्यादा है, जब तक E3 रिक्वायर्ड एरर से ज़्यादा है, तब तक ये सारा प्रोसीजर डू के अंदर जो डू की बॉडी है ये रिपीट होती रहेगी, ये एग्जीक्यूट होती रहेगी। और जैसे ही रिक्वायर्ड टॉलरेंस अचीव होती है, ये वाइल में कंडीशन के मुताबिक आपका लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। और लूप की टर्मिनेशन पर जो आपके पास x1, y1 और z1 होंगे उस वक्त, वो हमारे सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो उनको आप सिंपली जो है वो दो, जब लूप टर्मिनेट कर जाएगा तो आप सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ये सोल्यूशन है, x की ये वैल्यू है, उसके आगे x1 आ गया, y की ये वैल्यू है। डबल कोटेशन में जो चीज़ है एक बार ज़हन में रखें, वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होनी है। और जो डबल कोटेशन के बगैर आपने वेरिएबल्स लिखे हैं उनकी डाटा वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो डबल कोटेशन यहाँ से शुरू हुआ, तो सोल्यूशन ये कॉलम्स x इज इक्वल टू, और ये डबल कोटेशन, तो ये वैल्यू सोल्यूशन कॉलन x इज इक्वल टू, ये स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर डबल कोटेशन जो है वो यहाँ से शुरू होता है, कॉमा y इक्वल टू, ये स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और तीसरा डबल कोटेशन यहाँ से एंड z इक्वल टू, और ये डबल कोटेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। डाटा वैल्यू किसकी प्रिंट होंगी, देखिए ये x1 डबल कोटेशन में नहीं है, तो x1 की जो भी वैल्यू होगी वो इस इक्वल साइन के आगे आ जाएगी। ठीक है, फिर y1 डबल कोटेशन में नहीं है तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इस इक्वल साइन के बाद आ जाएगी, और z1 डबल कोटेशन में नहीं है तो इस इक्वल साइन के बाद जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी वो इस इक्वल साइन के बाद प्रिंट हो जाएगी। इससे आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली जो आपके पास सोल्यूशन आएगा उसको आप जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे। तो यूज़र ने इनिशियली जो है वो ये टॉलरेंस जो है वो एंटर की थी फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपके काउंट्स हैं, काउंट्स में वैल्यू भी आप देखें 5 हो गई हैं, उतनी नहीं है, आपको रूट्स भी अचीव हो गए हैं, तो उससे ट्वाइस एज फास्ट है कन्वर्जेंस रेट इसका एज कम्पेयर टू जैकोबी मेथड। चलिए जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।